हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो आज थोड़ा सा हम प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं एफआईआर का, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आप लोग जब पुलिस स्टेशन जाते हो अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए, एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को शायद बीइंग अ कॉमन मैन आपको नहीं पता होता कि पुलिस काम कैसे करती है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपने कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए बोला लेकिन पुलिस वालों ने आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करी। उसका रीज़न क्या हो सकता है? दोनों रीज़न हो सकते हैं, लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई अपना काम ईमानदारी से ही कर रहा है, लेकिन ऐसे रीज़न भी होते हैं जहाँ पे वो कंप्लेंट आपकी फाइल नहीं करते हैं, आपकी एफआईआर जो है उसको रजिस्टर नहीं करते हैं, लेकिन उसके लिए एक अदर वे होता है जो उनकी ड्यूटी बनती है पुलिस वालों की कि वो आपको बताए, आपको वो बताए कि सही जगह कहाँ है अपनी आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए। थोड़ा सा उन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में कि एफआईआर रजिस्टर करवाने के बाद या फिर एफआईआर रजिस्टर भी कैसे होती है। इस चीज़ को लेके काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी जो है वो सवाल होते हैं। कैसे हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काम करता है क्रिमिनल मैटर्स में, स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी जो सिविल कोड का प्रोसेस होता है, पूरी स्टेजेस होती हैं, उसको ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया है, और साथ में जो कंज्यूमर कोर्ट का पूरा प्रोसेस है, सारी प्रोसीडिंग्स हैं, उनको भी अपनी वीडियोस में कवर किया है। तो अगर किसी को ज़रूरत है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। किसी को अगर ज़रूरत है कंज्यूमर कोर्ट जाने की, या अगर किसी का सिविल मैटर भी चल रहा है, चाहे एडवोकेट के थ्रू ही चल रहा है, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि आपके मैटर में चल क्या रहा है, आपका मैटर कौन सी स्टेज पर है। तो थोड़ा सा आपको अवेयर करना, यही मेरा वीडियोस बनाने का पर्पस है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काम कैसे करता है। तो अगर किसी को ज़रूरत है जाके मेरे चैनल पे देख सकता है वो वीडियोस थोड़ी सी हेल्पफुल ज़रूर लगने वाली हैं, आपको थोड़ी सी अवेयरनेस ज़रूर होगी इन वीडियोज़ के थ्रू। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करती हूँ। तो एफआईआर रजिस्टर करवाने के वेज को अगर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप एफआईआर पहले रजिस्टर करवा सकते हो, इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले तो है कि इंसिडेंट आपने कहीं पे देखा या आपके साथ खुद के साथ कुछ ऐसा हुआ, आप जो है वो डायल 100 कर सकते हो। आप 100 नंबर पे डायल कीजिए, उसके बाद आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए कि ये प्रॉब्लम है, चाहे आपके साथ है या फिर आपको किसी इंसिडेंट के बारे में पता चला है। उस तरह से आप एफआईआर रजिस्टर करवाते हो। इसके अलावा आप पुलिस स्टेशन को विजिट करते हो और वहाँ पे अपना ओरली, मतलब अगर आपको रिटर्न में नहीं आता या आपने रिटर्न फॉर्म में कोई कंप्लेंट नहीं लिखी है, तो आप जो है वो ओरली उनको सब कुछ पूरी स्टोरी नरेट कर सकते हो कि हाँ ये सब मैंने देखा है, ये सब मेरे साथ हुआ है, ये किसी के भी साथ हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आपको उसके बिहाफ पे आपको जो है वो कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है, तो आप उनको पूरा इंसिडेंट बताइए। उस इंसिडेंट में जो कुछ आपने देखा है आप एक एक लाइन बताओगे और उस चीज़ को लिखा जाएगा। जो भी पुलिस में स्टाफ जिसके पास भी आप अपनी एफआईआर रजिस्टर करवा रहे हो, वो एक एक लाइन जैसे आप कहते हो वैसे ही उसको रजिस्टर करेंगे। देखिए, जो भी आप बताएंगे उसका वही मतलब होना चाहिए, जो भी आप सेंटेंस बता रहे हो उसका वही मीनिंग होना चाहिए और उसी तरह से वो लिखा हुआ होना चाहिए। ड्यूटी बनती है पुलिस वालों की जो आपकी एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं कि जो कुछ आपने उनको नरेट किया है, जो भी स्टोरी आपने बताई है, आपको लिखने के बाद वो पूरी स्टोरी वापस से पढ़ाएंगे कि आपने क्या लिखा है। आप खुद नहीं पढ़ सकते तो पुलिस वाले आपको एक एक लाइन जो है वो पढ़कर बताएंगे कि उन्होंने आपने जो कुछ उनको बताया है वो ये सब कुछ लिखा है। अगर आप एग्री करते हो कि यस आपके बोलने का मतलब यही था या आपकी कंप्लेंट का मीनिंग भी यही निकलता है, उसके बाद ही आप अपनी उस एफआईआर को साइन करोगे और साइन करने के बाद एक कॉपी आप अपने पास भी रखोगे। ये पुलिस वालों की ड्यूटी बनती है कि आपको एक कॉपी वो उस एफआईआर की ज़रूर दें, वही आपके पास एक मात्र प्रूफ रहता है। इन केस आगे पुलिस अगर कोई एक्शन नहीं लेती है उस मैटर पे, तो आप जो है वो पुलिस वालों को पूछ सकते हो कि मैंने उस दिन ये एफआईआर रजिस्टर करवाई थी, इस पर कोई अभी एक्शन नहीं हुआ। और अगर पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो उसके बाद का जो ऑप्शन है आपके पास उसको भी हम आगे डिस्कस ज़रूर करेंगे।
तो अब बात करते हैं कि रजिस्टर आपने कर दी, ओरली आपने बता दी, या फिर आप रिटन फॉर्म में अपना पूरा इंसिडेंट लिख कर ले जाओ कि आपके साथ ये हुआ था, उस तरह से जाके अपनी एफआईआर रजिस्टर करवा दीजिए। और रजिस्टर करवाने के बाद आपको भी कॉपी मिल जाएगी। तो ये जो है वो मैं वेज डिस्कस कर रही हूँ कि आप अपनी जो एफआईआर है उसको रजिस्टर कैसे कर सकते हो। 100 डायल जब आपने किया तो आप क्या करोगे, या तो आप खुद जाके विजिट करोगे पुलिस स्टेशन को, या अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप नहीं जा सकते, इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ तो पुलिस अपने आप आएगी। पुलिस वहां पे आके जो स्टेटमेंट लेती है उसको भी एफआईआर में ही काउंट किया जाता है। इसके अलावा पुलिस को अगर कहीं से भी किसी इंसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी कहीं पे जैसे कि पब्लिकली कोई ऐसी हेट स्पीच वाला मैटर चल रहा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, या फिर दंगे हो रहे हैं कहीं पे, तो इस तरह के मैटर की जब कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस वालों के पास आती है तो उसके लिए भी जो है वो एफआईआर रजिस्टर करते हैं। तो ये तो हुआ कि एफआईआर रजिस्टर कराने के वेज क्या है। जैसे किसी के साथ अगर रेप होता है, वो अगर फ़ोन पे ही बताती है लड़की कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि लड़की को ही पुलिस स्टेशन आना है। अगर पुलिस वालों को लगता है कि लड़की कंफर्टेबल नहीं है पुलिस स्टेशन तक आने के लिए, तो लड़की के घर पे कोई फीमेल ऑफिसर जो है वो भेजी जाएगी। वो वहाँ पे जाके उस लड़की का पूरा बयान लेगी, उस लड़की का सारा जो इंसिडेंट हुआ है उसको जो है वो रजिस्टर करेगी। तो ये डिफरेंट वेज हैं जिस तरह से एफआईआर रजिस्टर की जाती है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद पुलिस का जो काम है वो शुरू होता है। तो पुलिस काम कैसे करती है, इसके लिए जो आपने एफआईआर रजिस्टर करवाई है उसमें जो मैटर्स हैं, उसमें जो इंसिडेंट है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में। 2 कैटेगरीज, एक हो गए कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरे हो गए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये होगी लीगल लैंग्वेज, आपको बताऊंगी बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज में। कॉग्निजेबल माने नॉन बेलेबल, मतलब कि ऐसे सीरियस नेचर वाले क्राइम, सीरियस नेचर वाला ऑफेंस जिसमें कि बेल मिलना एक तरह से मुश्किल काम होता है। और नॉन कॉग्निजेबल माने बेलेबल, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर के क्राइम नहीं है, सीरियस के बारे में भी इंफॉर्मेशन अगर आई है, एफआईआर अगर किसी ने रजिस्टर करवाई है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उस पर एक्शन लेने से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी मैजिस्ट्रेट की। थोड़ा सा अगर मैं आपको कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का एग्जांपल देके समझाऊं, तो कॉग्निजेबल माने कि नॉन बेलेबल, बहुत ही ज़्यादा सीरियस नेचर के क्राइम। तो इसमें आते हैं जैसे कि मर्डर, रेप, किडनैपिंग। तो इसमें कहता है कि इमीडिएटली पुलिस के पास ऑलरेडी पावर है कि वो जाएं और पर्सन को अरेस्ट करें। जहां हम बात करें नॉन कॉग्निजेबल मतलब कि बेलेबल ऑफेंस, बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर के ये क्राइम नहीं होते हैं जिसमें असॉल्ट, डेफामेशन, चीटिंग इस तरह के मैटर आते हैं, फ्रॉड। तो ये वाले मैटर जो है वो इसमें बेल इजीली मिल जाती है, और ये कम सीरियस नेचर के होते हैं, तो ये होते हैं हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो आपने जब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, वो आप नहीं काम करते, वो पुलिस वालों को पता होता है कि कौन से मैटर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कौन से मैटर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके लिए अगर आपको सीधे सीधे सब शब्दों में अगर मैं बताऊं तो कॉग्निजेबल मतलब कि नॉन बेलेबल, हालांकि बेल उन मैटर्स में भी होती है, और ये पूरी डिस्क्रिशन पावर दी गई है मैजिस्ट्रेट मतलब कोर्ट के पास होती है कि वो नेचर देखता है, पूरी सिचुएशन देखता है, उसके अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है तो बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाती है। लेकिन ये माना जाता है कि जो मैटर्स जिनकी पनिशमेंट 3 साल से ऊपर की है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, मतलब कि उसमें बेल मिलना एक तरह से मुश्किल काम होता है। मिल जाती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लेकिन एक तरह से माना जाता है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, मतलब इनमें बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इनकी पनिशमेंट ऑलरेडी जो लॉ में डिसाइडेड होती है वो 3 साल से ऊपर ही होती है। उन्हीं मैटर्स को जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है। कॉग्निजेबल आपको थोड़ा सा लीगल वर्ड लग रहा होगा, आप उसको मत समझिए, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि ऐसे मैटर्स जिनकी जो पनिशमेंट है ऑलरेडी लॉ में डिसाइडेड है कि वो 3 साल से ऊपर ही होगी जब मैटर डिसाइड हो जाएंगे। तो उन मैटर्स में पुलिस के पास ये पावर है कि जैसे ही उनके पास इंफॉर्मेशन आती है, जैसे ही किसी ने एफआईआर रजिस्टर करवा दी, पुलिस के पास खुद के पास ये पावर है कि बिना किसी वारंट के, बिना किसी परमिशन के, कि मैजिस्ट्रेट के पास पहले जाके परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही इंफॉर्मेशन आई वैसे ही साइट पे जाइए, वैसे ही विजिट कीजिए, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल
की है उसको अरेस्ट कीजिए, ताकि कोई और ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए, किसी और पर्सन को उस वजह से नुकसान ना हो जाए, तो उस पर्सन को अरेस्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी प्रायर वारंट की ज़रूरत नहीं है कि अरेस्ट वारंट निकलेगा तभी वो अरेस्ट किया जाएगा। तो ये मैटर है जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। वहीं अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें तो जैसे ही आपने एफआईआर रजिस्टर करी, अब पुलिस वाले ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये मैटर जो है वो कितना सीरियस है, कितना सीरियस नहीं है। इसकी पनिशमेंट उनको पता है कि जो इंसिडेंट हुआ है इसकी पनिशमेंट अगर 3 साल से नीचे नीचे की है, मतलब ये ऑफेंस उतना सीरियस नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी मैजिस्ट्रेट की। मैजिस्ट्रेट जब परमिशन दे देता है कि हाँ आप इस केस पे इन्वेस्टिगेट कीजिए और अगर पर्सन गिल्टी है तो उसको अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट वारंट अगर वो दे देता है, उसके बाद जो है वो एक्शन लिया जाता है उन मैटर्स पे जो कि है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब बेलेबल, मतलब जिनकी पनिशमेंट 3 साल से नीचे की है। तो उस केस में पुलिस को पहले परमिशन लेनी पड़ती है मैजिस्ट्रेट की, मतलब जैसे ही एफआईआर आई उसकी जो है वो कॉपी आप लेकर जाओगे मैजिस्ट्रेट के पास। मैजिस्ट्रेट अगर अलाउ करता है उसके बाद आप उसके ऊपर इंक्वायरी करोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे। हर मैटर में जैसे भी कोई भी आता है वैसे तो मैजिस्ट्रेट अलाउ करता ही है और उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन चलती है। तो ये है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि किस तरह से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब अगर थोड़ा सा लीगल वालों को भी ये बता दूं तो जो रजिस्टर की जाती है एफआईआर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए सेक्शन है सीआरपीसी का 154, कॉग्निजेबल के लिए, नॉन कॉग्निजेबल के लिए है सीआरपीसी का ही 155। ये थोड़ा सा अगर लीगल वाले भी कोई हैं तो उनको भी थोड़ा सा हेल्पफुल लगनी चाहिए वीडियो, तो इसके लिए उनको मैंने सेक्शन भी बता दिया। बट इन तो जब परमिशन आ गई कोर्ट की और जहाँ पे पुलिस ने खुद से अपनी पावर के साथ इन्वेस्टिगेट किया, साइट को विजिट किया, उसके बाद एक पूरी प्रॉपर रिपोर्ट बना के फिर से यानी कोर्ट में सबमिट की जाती है। और नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स यानी कि नेक्स्ट आगे इंक्वायरी होगी नहीं होगी वो उस रिपोर्ट पे डिपेंड करेगा। उसके कोर्ट को जो है वो सही लगता है, जो कोर्ट को लगता है इन्वेस्टिगेशन आगे होनी चाहिए तो कोर्ट वो चीज़ की परमिशन आगे देगा, और कोर्ट को लगता है कि नहीं होनी चाहिए तो वो चीज़ वहीं पे रुक जाएगी या फिर केस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी क्लियर करती हूँ कि कई बार क्या होता है कि पुलिस वाले आपको आपकी जो एफआईआर है उसको रजिस्टर नहीं करते हैं। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न ये हो सकता है कि जो एफआईआर है वो आप उस मैटर में रजिस्टर करवा रहे हो जिसमें बेसिकली एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी। वो ऐसे मैटर्स हैं जो कि डायरेक्टली आप मजिस्ट्रेट के पास जाके ही अपनी कंप्लेंट फाइल करोगे। अब होता क्या है, आप पुलिस स्टेशन जाते हो, आप उनको अप्रोच करते हो कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है तो आप उसकी एफआईआर लिखिए। वो एफआईआर नहीं लिखेंगे, वो क्या करेंगे कि जो उनकी स्टेशन की डायरी है, डेली डायरी जिसको कहा जाता है, वहाँ पे आपकी कंप्लेंट रजिस्टर कर लेंगे, उसकी कॉपी भी आपको दे देंगे। लेकिन उसके साथ साथ उनकी ड्यूटी ये बनती है कि वो आपको इन्फॉर्म करें कि आप जो है वो ये अपना मैटर किस तरह से मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्टली लगाएं, पुलिस वालों के पास लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि पुलिस वाले उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो है वो किसी को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कोई इस तरह का अगर इंसिडेंट हुआ है, सिर्फ एक कंप्लेंट है, मतलब कि फैक्ट्स बेस्ड है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, कोई पर्सन को अरेस्ट नहीं करना है, किसी ने जो है वो किसी को फिजिकली हार्म नहीं किया है, इस तरह के जब मैटर्स होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर के नहीं होते हैं, तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि वो अपनी डेली डायरी में, जो उनकी स्टेशन डायरी होती है, उसमें आपकी कंप्लेंट लिख लेते हैं, उसकी कॉपी भी वो आपको देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो आपको रेफर कर देते हैं, वो आपको ये बोल देते हैं कि प्लीज़ आप अपना मैटर डायरेक्टली जो है वो मजिस्ट्रेट के पास लगाइए, वहाँ पे अपने पूरे फैक्ट्स, पूरी कंप्लेंट लिख कर जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास लगाइए। मैजिस्ट्रेट जैसे डायरेक्ट करेगा, अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है फैक्ट्स पढ़ के तो पुलिस को वो डायरेक्ट कर देगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अगर नहीं है तो वो सीधे समन भेजे जाएंगे दूसरा जिस पर्सन के अगेंस्ट वो कंप्लेंट फाइल की गई है। तो मैटर वैसे चलता है, आमने सामने कोर्ट में चलता है, उसमें पुलिस वालों की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर किसी मैटर में आप पुलिस स्टेशन को विजिट करते हो अपनी एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए, और अगर पुलिस आपको मना कर देता है ये रीज़न देके कि आपका मैटर एफआईआर रजिस्टर करने वाला नहीं है, तो आप पुलिस वालों को ये बोलिए कि आपको फिर वो डायरेक्ट करें, आपको वो गाइड करें कि अगर पुलिस वाले रजिस्टर नहीं करेंगे एफआईआर तो आप किसको अप्रोच करें। पुलिस वाले आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। अब ये होता है, कई जगह पे ऐसा होता है कि मैटर्स को दबा दिया जाता है, पुलिस वाले नहीं सुनते हैं, लेकिन एज पर द लॉ ऐसा होना चाहिए। तो अगर आप वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि जब आपको इस चीज़ का पता चल जाता है कि
पुलिस वालों की ड्यूटी क्या बनती है कि आपको वो किस तरह से गाइड करें, किस तरह से डायरेक्ट करें। तो वो पुलिस वालों की ड्यूटी है, तो आप उनको बोल भी सकते हो कि अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि हम कहाँ पे जाएं। तो वो आपको बताएंगे कि आप अपनी कंप्लेंट डायरेक्टली किसके पास लगाइए। इसके अलावा मान लीजिए आप पुलिस स्टेशन गए, अब ये भी इशू आता है कि जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, उस पुलिस स्टेशन में आपका एरिया नहीं पड़ता जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट लिखवाने चले गए, आप अपनी एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए चले गए। अब होता क्या है कि हम लोग उस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, हमने तो कंप्लेंट बताई लेकिन पुलिस वालों ने रजिस्टर नहीं करी। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग वो जुरिस्डिक्शन उनकी नहीं बनती, लेकिन आपकी कंप्लेंट लिखने से मना नहीं कर सकते। आप सिर्फ इस बेस पे कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, वो आपकी कंप्लेंट लिखेंगे, आपकी एफआईआर पूरी रजिस्टर करेंगे, जो भी आपका मैटर है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, डजेंट मैटर, जो भी बनता है। अगर एफआईआर बनती है तो एफआईआर लिखेंगे, अगर सिर्फ कंप्लेंट बनती है तो अपनी डेली डायरी में लिखेंगे, और उस कंप्लेंट को या फिर उस एफआईआर को ट्रांसफर किया जाएगा उसी पुलिस स्टेशन के द्वारा दूसरे पुलिस स्टेशन में, जहां पे आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है, जहां पे आपका एरिया पड़ता है। तो अगर इस बेस पे कि हाँ आपका जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है, इस बेस पे अगर सिर्फ वो रफा दफा करने वाली बात करें और रजिस्टर ना करें तो वो इलीगल है। उसके लिए फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं या आपके पास क्या ऑप्शंस है आगे जाने के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे, मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये लेकर आने वाली हूँ कि अगर कोई पुलिस वाला आपकी कंप्लेंट लिखने से, आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देता है तो आप किसको अप्रोच कर सकते हो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जिससे मुझे लगता है कि आप लोगों को लॉ की थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर होने वाली है। तो अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए